तो दोस्तों हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th अकाउंट्स का रिवीजन। यहाँ पे मैं सिर्फ क्वेश्चंस के थ्रू रिवीजन करवाने वाला हूँ। ये सीबीएसई के उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका कल यानी 31 मार्च 2023 को बोर्ड एग्ज़ाम है अकाउंट्स का। सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप अकाउंटिंग वाले चैप्टर से। इसके पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे मैंने वो क्वेश्चंस लिए हैं और क्वेश्चंस को ऐसा बनाया है जिसमें आपके लगभग सारे कंसेप्ट्स कवर हो जाएं। तो अगर आपने पहले से थोड़ी बहुत पढ़ाई की है और उसके बाद आप इन क्वेश्चंस को देखते हैं और करते हैं, समझते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि कल का आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा, कल का आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से जो पार्टनरशिप फंडामेंटल्स का है। इसमें हमें 1 अप्रैल 2021 को एक पार्टनरशिप बिजनेस जिसमें 3 पार्टनर्स ए, बी और सी हैं, इनके कैपिटल और करंट अकाउंट के बैलेंसेस दिए हुए हैं। इसके अलावा हमें बहुत सारी और इन्फॉर्मेशन दी हुई है इस क्वेश्चन में, और ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छे से पढ़ना है। तो जब भी कल आप एग्ज़ाम दें तो पूरे क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ें और एक एक इन्फॉर्मेशन अपने दिमाग में बैठाते जाएं, ताकि जब आप सॉल्यूशन करें उस क्वेश्चन का तो सारी चीज़ें उसमें कवर हो जाएं, कोई भी चीज़ आपसे मिस ना हो, कोई भी चीज़ आपसे गलत ना हो जाए। तो कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे हमें ये भी दिया है कि ए जो पार्टनर है उसने अपना वेयर हाउस फर्म को किराए पे दिया है, जिसका किराया 4,000 रुपये पर मंथ है। इसके अलावा सी जो पार्टनर है उसने फर्म को लोन दिया है 1 जनवरी 2021 को, यानी कि इस अकाउंटिंग ईयर के पहले से। उस लोन का अमाउंट 70,000 रुपीज़ है और वो पूरा का पूरा लोन अमाउंट अभी भी अनपेड है। इसके अलावा फर्म में एक मैनेजर है जिसको कमीशन दिया जाना है 20% के रेट से नेट प्रॉफिट का। लेकिन कौन से नेट प्रॉफिट का? वो नेट प्रॉफिट जिसमें से उसका कमीशन लेस करने के बाद जो नेट प्रॉफिट आए उस पर कमीशन दिया जाना है। मतलब नेट प्रॉफिट जो आएगा उस पर सीधे 20% हमें अप्लाई नहीं करना है, बल्कि नेट प्रॉफिट जो आएगा बाकी सारे एक्सपेंसेस, इनकम को कंसीडर करने के बाद उस नेट प्रॉफिट में से मैनेजर का कमीशन लेस करने के बाद जो नेट प्रॉफिट आएगा उसका 20% देना है। तो इसका हम कैलकुलेशन देखेंगे अपने वर्किंग नोट्स में कि कैसे मैनेजर्स कमीशन यहाँ पे डिराइव करते हैं। पार्टनरशिप डीड के हिसाब से हर पार्टनर को अपने कैपिटल पे 12% का इंटरेस्ट साल भर का मिलेगा, और इसके अलावा इसी रेट से उसकी ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। इसके अलावा बी पॉइंट ये कहता है कि अगर किसी पार्टनर ने फर्म से कोई लोन लिया है तो उस लोन पे उसे 8% पर एनम से फर्म को इंटरेस्ट देना होगा। यहाँ पे पार्टनर बी ने फर्म से लोन लिया है 9,000 रुपये का 30 जून 2021 को। सी पॉइंट ये बता रहा है कि बी जो है उसको हर महीने 3,000 की सैलरी मिलेगी। डी पॉइंट ये कह रहा है कि जो भी हमारा करेक्ट नेट प्रॉफिट होगा उसका 5% जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है और उसी करेक्ट नेट प्रॉफिट का 10% वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है। ई पॉइंट ये कह रहा है कि सी को एंटाइटलमेंट है, मतलब सी को कमीशन मिलेगा। कितना मिलेगा? 1/4 मिलेगा करेक्ट नेट प्रॉफिट्स का, लेकिन वो करेक्ट नेट प्रॉफिट्स जो 10,000 रुपये से ज़्यादा हैं और जो कि डिराइव किए गए हैं, निकाले गए हैं क्लॉजेस ए, सी, डी और ई को कंसीडर करने के बाद। मतलब आईओसी और आईडी को कंसीडर करने के बाद, सैलरी को कंसीडर करने के बाद, रिजर्व्स को कंसीडर करने के बाद और सी के खुद के कमीशन को कंसीडर करने के बाद जो नेट प्रॉफिट आएगा, अगर वो नेट प्रॉफिट 10,000 रुपये से ज़्यादा है तो उस नेट प्रॉफिट का 1/4 सी को कमीशन मिलेगा। पार्टनर्स ने अपने पार्टनरशिप डीड के थ्रू ये भी डिसाइड किया हुआ है कि जो भी नेट डिविजिबल प्रॉफिट्स होगा, नेट डिविजिबल प्रॉफिट्स क्या होता है? सारे अप्रोप्रिएशंस करने के बाद, चाहे वो रिजर्व्स के हों, चाहे आईओसी, आईडी हो, सैलरी हो, कमीशन हो, ये सब करने के बाद जो भी प्रॉफिट बचता है उसको हम नेट डिविजिबल प्रॉफिट कहते हैं। तो नेट डिविजिबल प्रॉफिट का सिर्फ 90% ही पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है उनके रेशियो 3:2:1 में। अब इसके अलावा हमें ड्राइंग्स की इन्फॉर्मेशन यहाँ दी हुई है। ए की ड्राइंग है 2,500 रुपये एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, बी की ड्राइंग है 4,500 रुपये एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर और सी की ड्राइंग से 11,000 रुपये साल में। किस डेट पे ये हमें नहीं बताया। इसका मतलब है कि हम यहाँ पे ऐसा एज्यूम करते हैं कि पार्टनर सी ने ईयर के मिड में ड्राइंग्स की है, तो उस पर जो भी इंटरेस्ट चार्ज होगा वो सिर्फ हाफ अ ईयर मतलब 6 मंथ्स का चार्ज होगा।
अब हमें यहाँ पे दिया हुआ प्रॉफिट्स फॉर द करेंट अकाउंटिंग ईयर, मतलब अकाउंटिंग ईयर 21-22 का, लेकिन ये प्रॉफिट किसी भी तरह के इंटरेस्ट, रेंट, सैलरी, कमीशन और रिजर्व्स को प्रोवाइड करने से पहले है, और वो है 1,55,700। हमें यहाँ पे नेसेसरी जर्नल एंट्रीज पास करनी है, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाना है और C का लोन अकाउंट बनाना है फॉर द ईयर 2021-22। तो ये मैंने आपको क्वेश्चन समझा दिया। हम यहाँ से इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे वर्किंग नोट्स बनाने पड़ेंगे। अब मैंने इतना कॉम्प्रहेंसिव क्वेश्चन क्यों लिया है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इस एक क्वेश्चन में आपके मैक्सिमम कंसेप्ट्स कवर हो जाएं। वैसे इतना बड़ा क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं आने वाला एग्ज़ाम में, पर हाँ, इस क्वेश्चन का कुछ पार्ट आपको एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है और उसमें आपको कुछ चीज़ें डिमांड की जा सकती हैं, चाहे वो जर्नल एंट्रीज़ हो, चाहे P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट हो, पार्टनर्स करंट या कैपिटल अकाउंट हो, या कुछ और हो। तो सबसे पहले हम बनाते हैं वर्किंग नोट्स। एग्ज़ाम में आपको यही सबसे पहले करना है। जिन जिन चीज़ों के वर्किंग नोट्स आप पहले से बना सकते हैं वो आपको करना चाहिए। जिनके आप कुछ सॉल्यूशन कुछ हद तक हो जाने के बाद आप बना सकते हैं, उनको उस समय बना लेना चाहिए। जब भी आप वर्किंग नोट्स बनाएं, वर्किंग नोट्स का टाइटल ज़रूर डालें, ताकि जो आपके एवेल्यूएटर हैं उनको क्लियरली समझ में आए कि ये वर्किंग नोट है और ये सॉल्यूशन है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं रेंट जो कि पेएबल है ए को 4,000 रुपये पर मंथ का। तो ये हमारा पहला वर्किंग नोट हो गया। रेंट पेएबल टू ए 4,000 रुपये पर मंथ, मतलब साल भर का हो गया 48,000 रुपीज़। इसके अलावा सी ने फर्म को लोन दिया है 70,000 रुपये का 1 जनवरी 2021 को, मतलब हमारे इस अकाउंटिंग ईयर के पहले से दिया हुआ है और अभी तक वो लोन अनपेड है, मतलब इस 70,000 पे पूरे साल भर का उसको इंटरेस्ट दिया जाना है। लेकिन हमें इस क्वेश्चन में कहीं पे भी रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया गया है। वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो उस लोन पे लगाना है जो किसी पार्टनर ने फर्म को दिया है। तो ऐसे केस में हम पार्टनरशिप एक्ट 1932 का रूल अप्लाई करेंगे, जो कहता है कि अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो उस पर 6% पर एनम का इंटरेस्ट चार्ज करना है, प्रोवाइड करना है। सो इंटरेस्ट ऑन लोन पेएबल टू सी इज 70,000 एट द रेट ऑफ 6%, मतलब ये हो गया 4,200 रुपीज़ का, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मैनेजर्स कमीशन के बारे में बात की गई है, लेकिन इसके पहले एक और चीज़ हमें प्रॉफिट में से, गिवन प्रॉफिट में से एडजस्ट करना है। वो है 9,000 रुपये का लोन जो बी ने फर्म से लिया हुआ है, और ये लोन 30 जून 2021 को लिया है, मतलब 30 जून 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 तक ही इस पर इंटरेस्ट लगेगा। 9 मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। सो इंटरेस्ट chargeable to partner B, interest on loan chargeable to partner B, द लोन अमाउंट यहाँ पे हमारा 9,000 है, इस पे 8% का इंटरेस्ट चार्ज करना है 9 मंथ्स का। तो ये हो गया हमारा 720, 60, 540 रुपीज़। तो इस तरह से हमने इंटरेस्ट भी निकाल लिया। तो इतना करने के बाद नेट प्रॉफिट के लिए जो हमें एडजस्टमेंट्स करने चाहिए थे, ताकि अब हम मैनेजर का कमीशन को कैलकुलेट कर सकें, वो नेट प्रॉफिट हम निकाल सकते हैं। सो यहाँ पे हम लेंगे नेट प्रॉफिट्स बिफोर मैनेजर्स कमीशन। हमें नेट प्रॉफिट जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो है 1,55,700 रुपीज़ का, ये रहा, जिसमें से रेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन ये कुछ भी एडजस्ट नहीं हुआ था, तो हम उसको एडजस्ट करेंगे। रेंट और इंटरेस्ट ऑन लोन बिजनेस के रियल एक्सपेंसेस हैं, मतलब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स हैं, और इसलिए ये P&L में जाते हैं। सिमिलरली अगर किसी पार्टनर ने फर्म से लोन लिया है तो उस लोन पे जो इंटरेस्ट फर्म उस पर चार्ज करती है वो भी बिज़नेस की रियल इनकम है, इसलिए ये भी P&L में जाएगी और प्रॉफिट्स को बढ़ाएगी। ये दोनों एक्सपेंसेस प्रॉफिट्स को कम करेंगे, तो हम वही कर रहे हैं। हमने रेंट लेस कर दिया, इंटरेस्ट ऑन लोन जो
सी को दिया जाना है वो लेस कर दिया, और इंटरेस्ट ऑन लोन जो बी से लिया जाना है उसको हमने ऐड कर दिया। तो इस तरह से हमारा नेट प्रॉफिट आ जाएगा 155,700 माइनस 48,000 माइनस 4,200 प्लस 540, मतलब 1,04,040 रुपीज़ का। मैं कैलकुलेटर यूज़ कर रहा हूँ अभी ताकि मैं सॉल्यूशन जल्दी कर सकूँ, ताकि आपका मैं कम से कम वक्त लूँ। तो ये हमारा प्रॉफिट आ गया बिफोर मैनेजर्स कमीशन। अब इस पे हमें मैनेजर को कमीशन देना है। वो मैनेजर को कमीशन जो दिया जाना है वो 20% के रेट से दिया जाना है नेट प्रॉफिट का। लेकिन कौन से नेट प्रॉफिट का? वो नेट प्रॉफिट जो कमीशन लेस करने के बाद आया है। और इसलिए हम यहाँ पे 1,04,040 में 20 मल्टीप्लाई करेंगे और 120 डिवाइड करेंगे। तो इस तरह से हमारा जो कमीशन आ जाएगा वो आ गया है 17,340। अब ये हमने 20 डिवाइड बाय 120 क्यों किया ये मैं अभी आपको नहीं समझाऊंगा, ये पहले हम बता चुके हैं हमारी क्लासेस में। तो जिन्होंने हमारी क्लासेस अटेंड की हैं उन्हें ऑलरेडी ये कंसेप्ट पता है कि ऐसा क्यों किया जाता है। सो करेक्ट नेट प्रॉफिट जो फर्म का आ गया है फॉर द अकाउंटिंग ईयर 21-22 वो आ गया है 1,04,040 माइनस 17,340, यानी कि मैनेजर का कमीशन। तो ये अमाउंट हो गया 86,700। तो ये करेक्ट नेट प्रॉफिट है हमारा। P&L अप्रोप्रिएशन यहीं से स्टार्ट होगा, राइट। हालांकि उसके पहले हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी पड़ेंगी तो हम वो भी करेंगे। अब हम दूसरे वर्किंग नोट्स में, आगे के वर्किंग नोट्स में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करेंगे, सैलरी कैलकुलेट करेंगे, जनरल रिजर्व और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का भी हम वर्किंग नोट बनाएंगे। और फिर इसके बाद सी को कितना कमीशन दिया जाना है उसका भी हम वर्किंग नोट बनाएंगे। तो शुरुआत करते हैं हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का कैपिटल है ए की 80,000 रुपये, उस पर हमें 12% के रेट से इंटरेस्ट देना है। तो हमारा इंटरेस्ट का अमाउंट हो जाएगा 80,000 इंटू 12%, मतलब 9,600 रुपये। बी की कैपिटल दी हुई है 60,000, तो 60,000 पे 12%, मतलब ये हो गया 7,200। और सी का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा उसकी कैपिटल है 50,000, तो उसका 12%, मतलब 6,000 रुपये। तो इस तरह से हमने इन तीनों पार्टनर्स की कैपिटल पे इंटरेस्ट चार्ज कर दिया है 12% से। अब हम कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का रेट भी 12% ही है। और ड्राइंग्स जो है पार्टनर ए की वो है 2,500 रुपये एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। सो हमारे वर्किंग नोट नंबर 8 में हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करेंगे। ए ने 2,500 रुपये निकालने हैं हर क्वार्टर के एंड में। एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, इसलिए हम यहाँ 4 मल्टीप्लाई करेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 12% है, और क्योंकि हर क्वार्टर के एंड में उसने विड्रॉ किया है, इसलिए फर्स्ट क्वार्टर का जो फर्स्ट ड्राइंग का जो पीरियड है वो है 9 मंथ्स, और लास्ट ड्राइंग का पीरियड है 0 मंथ्स। तो 9 और 0 का एवरेज हो गया 4.5 मंथ्स, तो वो हम यहाँ ले लेंगे। इस तरह से हमारा यहाँ पे इंटरेस्ट आ जाएगा 450 रुपये। बी ने विड्रॉ किया है 4,500 रुपये एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर। साल में 2 हाफ ईयर होते हैं, तो इसका मतलब उसने 2 बार विड्रॉ किया है। तो यहाँ हम लेंगे 4,500 इंटू 2। रेट ऑफ ड्राइंग्स है हमारा, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 12% है। और क्योंकि हर हाफ ईयर के एंड में किया है, तो पहले ड्राइंग का जो पीरियड आया वो है 6 मंथ्स, और लास्ट ड्राइंग का पीरियड आया 0 मंथ्स। 6 और 0 का एवरेज हो गया 3, तो यहाँ इंटू 3/12 करेंगे। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे अमाउंट हो जाएगा 270 रुपीज़।
और सी ने ड्राइंग्स की है 11,000 रुपये की साल भर में। किस डेट पे की है ये हमें नहीं पता है, तो यहाँ हम ये मानेंगे कि उसने साल के मिड में ड्राइंग्स की है, इसका मतलब उसके ड्राइंग का पीरियड 6 महीने हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा अमाउंट आ गया 660 रुपीज़। तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। हम आगे बढ़ते हैं। हमारा वर्किंग नोट नंबर 9, यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है सैलरी जो को बी को दी जानी है। तो सैलरी पेएबल टू बी इज 3,000, 12 महीने के लिए हो गई 36,000 रुपये, क्योंकि 3,000 पर मंथ की हमें सैलरी दी हुई है। फिर इसके बाद करेक्ट नेट प्रॉफिट का 5% जनरल रिजर्व में और 10% वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में हमें ट्रांसफ़र करना है। सो जनरल रिजर्व का अमाउंट हो जाएगा, हमारा करेक्ट नेट प्रॉफिट आया था 86,700। सो 86,700 का 5% मतलब ये हो गया 4,335 रुपये। और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का अमाउंट है करेक्ट नेट प्रॉफिट का 10%, तो इसका अमाउंट हो गया हमारा 8,670 रुपये। तो इस तरह से हमने दोनों रिजर्व्स भी कैलकुलेट कर लिए हैं। अब इसके बाद जो हमें कैलकुलेट करना है वो है सी का कमीशन, जो कि 1/4 है किस प्रॉफिट का, करेक्ट नेट प्रॉफिट अगर 10,000 रुपये से ज़्यादा है, कब, आईओसी, आईओडी, सैलरी, रिजर्व्स और सी का खुद का कमीशन लेस करने के बाद, तो ऐसे नेट प्रॉफिट पे उसे 1/4 कमीशन दिया जाना है। तो ये हमारा हो गया वर्किंग नोट नंबर 12 सी के कमीशन के लिए। अब 1/4 जो आपको दिया हुआ है, 1/4 का मतलब होता है 25%, क्योंकि 1/4 को जब हम परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो 1/4 इंटू 100 करते हैं, तो 100 मल्टीप्लाई करने से वो हो गया 25%। तो ये सी का कमीशन 25% है। सो नेट प्रॉफिट्स इन एक्सेस ऑफ, मतलब वो नेट प्रॉफिट जो 10,000 रुपये से ज़्यादा हैं, किसके बाद, आईओसी के बाद, आईओडी के बाद, सैलरी के बाद, रिजर्व्स के बाद और सी के कमीशन के बाद। तो सी के कमीशन से पहले हम नेट प्रॉफिट निकाल लेते हैं, वो कितना आता है वो देखते हैं। तो हमारा नेट प्रॉफिट आया था 86,700, ये था हमारा अमाउंट नेट प्रॉफिट का। इसमें से हम आईओसी लेस कर देते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तीनों पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा जो है वो है 9,600 प्लस 7,200, मतलब ये हो गया 16,800, और ये हो गया 6,000 मतलब 22,800। तो 22,800 मैंने लेस कर दिया। इसमें आईओडी हम ऐड करेंगे। आईओडी हम तीनों पार्टनर्स की दी हुई है 450, 270, तो ये हो गया 720, 720 और ये हो गया हमारा 1,380। तो 1380 का मैंने यहाँ पे आईओडी ऐड कर दिया है। इसमें से लेस करेंगे हम सैलरी 36,000 रुपये की, और फिर हम लेस करेंगे रिजर्व्स 4,335 एंड 8,670 के। तो ये करके जो हमारा प्रॉफिट आ रहा है उसका अमाउंट है ये हो गया 16,275। लेकिन ये प्रॉफिट 10,000 से ज़्यादा होगा तो उसी पे ही सी को कमीशन मिलेगा, इसलिए हमको यहाँ से 10,000 भी लेस करना पड़ेगा, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिया है। सो ये हो गया हमारा प्रॉफिट 6,275। तो सी का जो कमीशन है वो हो जाएगा अब 6,275 इंटू 25 कहाँ से आया, 1/4 जो था उसको परसेंटेज में कन्वर्ट किया, वो हो गया 25% डिवाइड बाय 125, क्योंकि सी का कमीशन भी लेस करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा अगर वो 10,000 से ज़्यादा है तो उस पर ही सी को कमीशन मिलेगा, इसलिए हमने यहाँ डिवाइड बाय 125 किया है।
तो ये हमारा अमाउंट हो जाएगा 1255। इस तरह से हमने सी का कमीशन निकाल लिया। अब हम निकालेंगे नेट डिविजिबल प्रॉफिट, क्योंकि जो नेट डिविजिबल प्रॉफिट मतलब वो प्रॉफिट जो सारे अप्रोप्रिएशंस के बाद आता है, आईओसी, आईओडी, रिजर्व, सैलरी, कमीशन, इन सब को एडजस्ट करने के बाद जो प्रॉफिट आता है उसको हम नेट डिविजिबल प्रॉफिट कहते हैं। लेकिन नेट डिविजिबल प्रॉफिट पूरा पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, बल्कि 90% नेट डिविजिबल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है। इसका ये मतलब हुआ गाइस कि 10% प्रॉफिट 10% नेट डिविजिबल प्रॉफिट का पार्टनर्स फर्म के अंदर ही रखना चाहते हैं और उसको हम कहते हैं सरप्लस, जो कि बैलेंस होता है P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट का। तो यहाँ पे सरप्लस भी है। तो पहले हमको निकालना पड़ेगा नेट डिविजिबल प्रॉफिट्स क्या है। तो सी के कमीशन के बाद जो हमारा प्रॉफिट आया है सी के कमीशन के पहले हमारा जो प्रॉफिट आया था वो आया था 16,275 रुपये, 16,275। ये 10,000 तो हमने इसलिए लेस किया था क्योंकि सी को जो कमीशन दिया जाना है वो 10,000 से ज़्यादा होगा प्रॉफिट, तभी दिया जाना है। तो हमारा प्रॉफिट आया था दरअसल 86,700 नेट प्रॉफिट में से आईओसी लेस करने के बाद, आईओडी ऐड करने के बाद, सैलरी लेस करने के बाद और ये दोनों रिजर्व लेस करने के बाद वो आया था 16,275। उसमें से हमने कमीशन दिया 1,255 रुपये का, 1,255 का सी को। तो अब जो हमारा प्रॉफिट बच रहा है वो बच रहा है 16,020, राइट, सॉरी 15,020। सो सरप्लस हमारा हो जाएगा 10%, किसका, 15,020 का। तो ये हो गया 1,502 रुपीज़ का। और जो हमारा नेट डिविजिबल प्रॉफिट्स है सरप्लस के बाद वाला, वो हो जाएगा 15,020 माइनस 1,502, मतलब 13,518। ये प्रॉफिट्स फाइनली हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स में। किस रेशियो में, उनके गिवन रेशियो 3:2:1 में। सो शेयर ऑफ ए इन नेट डिविजिबल प्रॉफिट्स आफ्टर सरप्लस is 13,518 into 3/6। ये हो गया हमारा 6,759। सेम ऐसे ही हम लेंगे शेयर ऑफ बी इन नेट डिविजिबल प्रॉफिट आफ्टर सरप्लस 13,518 का 2/6, ये हो जाएगा 4,506। और सेम ऐसे ही आ जाएगा सी का शेयर प्रॉफिट्स में 13,518 इंटू 1/6, ये हो गया 2,253। इस तरीके से हमने सारे वर्किंग नोट्स बना लिए हैं, सारे कैलकुलेशंस कर लिए हैं। अब हम इसके बाद जर्नल एंट्रीज स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमें जर्नल एंट्रीज भी करनी है। आपको पता होनी चाहिए कि जर्नल एंट्रीज कैसे होती है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको जर्नल एंट्रीज भी पूछी जा सकती है। तो ये मैंने फॉर्मेट बनाया जर्नल बुक का। यहाँ पे हम सीरियल नंबर लिखेंगे, यहाँ पे पर्टिकुलर्स, वैसे ये डेट के लिए होता है। यहाँ पे आ जाएगा लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट, और ये अमाउंट इंडियन करेंसी में है, रुपीज़ में। तो इस तरह से हमारा फॉर्मेट बन गया है इसका जर्नल बुक का।
ये सारी जर्नल एंट्रीज जो हैं, क्योंकि ये ईयर एंड की जर्नल एंट्रीज हैं, इसलिए ये 31 मार्च 2022 को होंगी। तो डेट लिखने के बजाय मैं यहाँ पे सीरियल नंबर लिख रहा हूँ। तो सबसे पहली जो एंट्री हम करेंगे वो मैं कर रहा हूँ रेंट जो हमें देना है पार्टनर ए को 48,000 रुपीज़ के लिए। तो इसके लिए हम रेंट अकाउंट को डेबिट करते हैं और ए के करंट अकाउंट को क्रिएट करते हैं। अगर फिक्स कैपिटल मेथड नहीं है तो उस केस में हम पार्टनर्स के करंट अकाउंट के बजाय उनके कैपिटल अकाउंट को यूज़ करते हैं, आपको पता है ये बात। तो रेंट हो गया हमारा 48,000 रुपीज़। आपका टाइम बचाने के लिए नरेशन मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ अभी। फिर इसके बाद आ गया इंटरेस्ट ऑन लोन जो हमें सी को दिया जाना है, मतलब पार्टनरशिप फर्म को ये इंटरेस्ट सी को दिया जाना है। ये जाएगा सी के लोन अकाउंट में। ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो उस लोन पे जो इंटरेस्ट फर्म पार्टनर को देती है वो इंटरेस्ट उस पार्टनर के कैपिटल या करंट अकाउंट में न जाके उसके लोन अकाउंट में जाता है। इंटरेस्ट का अमाउंट यहाँ पे आया था हमारा 4,200, तो हम ये ले लेंगे 4,200 यहाँ पे। तीसरी एंट्री में कर रहा हूँ वापस इंटरेस्ट ऑन लोन की, लेकिन ये वो इंटरेस्ट ऑन लोन है जो फर्म को पार्टनर से रिकवर करना है। तो उसके लिए हम करंट या कैपिटल अकाउंट को यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पे बी के करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे और इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। अमाउंट था 540 रुपीज़, वर्किंग नोट में आपको दिया हुआ है। तो आपको ये ध्यान रखना है गाइस कि अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो उस लोन पे इंटरेस्ट पार्टनर के लोन अकाउंट में जाता है, लेकिन अगर किसी पार्टनर ने फर्म से लोन लिया है तो उस लोन पे इंटरेस्ट पार्टनर के कैपिटल या करंट अकाउंट में जाता है। क्योंकि यहाँ पे फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो हो रहा है इसलिए पार्टनर के करंट अकाउंट में गया है ये। तो हमने इस तरह से इसकी जर्नल एंट्री भी पास कर दी है इंटरेस्ट ऑन लोन की। अब मैनेजर्स कमीशन जो है वो हमारा अमाउंट आया है 17,340, इसको भी प्रोवाइड करना है। तो इसके लिए हम एंट्री पास करेंगे मैनेजर्स कमीशन अकाउंट डेबिट और क्रेडिट करेंगे आउटस्टैंडिंग मैनेजर्स कमीशन, क्योंकि ईयर ख़त्म हो चुका है और इस वजह से मैनेजर को कमीशन हम पे नहीं कर सकते, इसलिए हमने आउटस्टैंडिंग मैनेजर्स कमीशन अकाउंट को क्रिएट कर दिया है। अमाउंट हमारा आया था इसका 17,340 और इसके बाद हमारा करेक्ट नेट प्रॉफिट आ गया था 86,700। तो 17,340 हमने यहाँ डेबिट और यहाँ क्रिएट कर दिया और हम एंट्री करेंगे नेट प्रॉफिट की, जिसके लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्रेडिट करते हैं विद द अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट। और वो नेट प्रॉफिट हमारा आया था 86,700, तो हमने ये भी कर दिया। हम एंट्री नंबर 6 पे आ गए। तो इसके साथ हमारा P&L एप्रोप्रिएशन की जर्नल एंट्री स्टार्ट हो जाएंगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ एंट्री पास कर रहा हूँ रिजर्व्स की। उसके लिए हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे और क्रेडिट करेंगे वो दोनों रिजर्व्स जो हमने बनाए हैं। रिजर्व्स जो हमने बनाए थे उनका अमाउंट है 4,335 और 8,670। ये रहे वो रिजर्व्स, जनरल रिजर्व और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व।
सो 4335 और 8670 ये दो रिजर्व्स हमने बनाए थे। इस तरह से हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को यहाँ पे डेबिट कर देंगे इन दोनों के सम टोटल से, और वो हो रहा है हमारा 13,000 ₹5। राइट। फिर हमारी 7th एंट्री हो जाएगी, अब हम एंट्री करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तीनों पार्टनर्स को अपनी कैपिटल पे मिल रहा है, तो तीनों के हम करंट अकाउंट को क्रिएट करेंगे। हमारा टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो था वो था 22,800 रुपये, ये रहा। और इंडिविजुअल अमाउंट था हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का 9,600, 7,200 और 6,000 रुपये। सो यहाँ हम ले लेंगे 22,800, 9,600 ए का हो गया, 7,200 बी का हो गया और 6,000 सी का हो गया। फिर हम लेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, जिसके लिए करंट अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट को हम क्रिएट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का अमाउंट था 450, 270 और 360 तीनों पार्टनर्स ए, बी और सी के लिए। ये अमाउंट हो रहा था हमारा 1,380। फिर हम एंट्री करेंगे सैलरी के लिए जो बी को दी जानी है। इसका अमाउंट था 36,000 रुपीज़। ये रहा वो अमाउंट 36,000 रुपीज़, इसकी हमने एंट्री पास कर दी है। तो ये जो है गाइस, ये तीन यहाँ पे दो अभी तक यहाँ पे एक्सपेंसेस हुए हैं फर्म के पार्टनर्स की तरफ, लेकिन ये बिजनेस के रियल एक्सपेंसेस नहीं है, इसलिए हम इनको पीएनएल अकाउंट में ना दिखा के पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाते हैं। और इन्हें अगर क्वेश्चन में हमें कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी है तो इन्हें हम अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स मानते हैं, मतलब प्रॉफिट में से ही ये चीज़ दी जाती है पार्टनर्स को। अगर प्रॉफिट होगा तो दी जाएगी, वरना नहीं दी जाएगी। इसके बारे में हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में और डिटेल में बात करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी बिजनेस की रियल इनकम नहीं है, इसलिए हम इसको पीएनएल अकाउंट में ना दिखा के पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्रेजेंट करते हैं। अब हम आ जाते हैं कमीशन पे, जो कमीशन हमको सी को देना है। सो कमीशन अकाउंट डेबिट टू सीज करंट अकाउंट। कमीशन का अमाउंट हमने निकाला था, कैलकुलेट किया था, वो अमाउंट आ रहा था 1,255, तो वो हम यहाँ ले लेंगे। और अब इसके बाद हमारी जो लास्ट एंट्री होगी वो होगी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट डिविजिबल प्रॉफिट्स आफ्टर सरप्लस। सरप्लस के बाद जो नेट डिविजिबल प्रॉफिट बचा, बाकी सारे अप्रोप्रिएशंस करने के बाद और सरप्लस के बाद, वो प्रॉफिट्स हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो उसके लिए हम डेबिट करेंगे प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को, और क्रेडिट करेंगे सारे पार्टनर्स के करंट अकाउंट को।
प्रॉफिट का जो हमारा अमाउंट आया था वो था 13,518। उसमें से 6,759 गया था ए को, 4,506 जाना है बी को, और सी को जाना है 2,253। तो ये तीन अमाउंट हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। वही अमाउंट मैंने पार्टनर्स के करंट अकाउंट में क्रेडिट किए हैं मेरी लास्ट जर्नल एंट्री में। इस तरह से सारी जर्नल एंट्रीज हमने कर ली हैं। अब हम बनाते हैं पार्टनर्स प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। for the year ended 31st March 2022. P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक्सटेंशन होता है, मतलब इसका नेचर भी नॉमिनल होता है। ये प्रॉफिट्स को अप्रोप्रिएट करने के लिए बनाया जाता है और ये प्रेजेंट करने के लिए बनाया जाता है कि प्रॉफिट को कैसे अप्रोप्रिएट किया गया है। इस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स का मतलब होता है कि प्रॉफिट्स में से कितना अमाउंट पार्टनर्स ने आपस में डिवाइड किया है और कैसे किया है, और कितना अमाउंट आपस में डिवाइड नहीं किया है। जो अमाउंट डिवाइड नहीं किया, आपस में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, उसको हम कहते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स या रिटेन्ड अर्निंग्स, और वही फर्म की बैलेंस शीट में रिजर्व और सरप्लस के रूप में दिखता है। तो सबसे पहले हम लेंगे नेट प्रॉफिट्स, करेक्ट नेट प्रॉफिट्स जो हमने कैलकुलेट किए थे 86,700 के थे हमारे वो। इसके बाद यहाँ हम लेंगे रिजर्व्स। जनरल रिजर्व का अमाउंट था हमारा 4,335, और वर्कमैन कंपनसेशन का था 8,670। सो 4,335 एंड 8,670 यहाँ पे आ गया। अब हम इसके बाद लेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तीनों पार्टनर्स का अलग अलग हमें प्रेजेंट करना होगा। सो 9,600 पार्टनर ए का था, 7,200 पार्टनर बी का था, और 6,000 रुपये पार्टनर सी का था। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमारा आ गया वो आ गया है 22,800। इसके बाद बी को सैलरी दी गई है 36,000 रुपीज़। ये रही वो एंट्री। सी को कमीशन दिया गया है 1,255 रुपये का, 1,255 का। इसके अलावा पार्टनर से हमने रिकवर करना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। यहाँ सब अकाउंट लिखना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी हमें तीनों पार्टनर्स का अलग अलग प्रेजेंट करना होगा। पार्टनर ए का था 450 रुपये, पार्टनर बी का 270 रुपये और पार्टनर सी का 660 रुपये।
तो टोटल जो हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ गया वो है 1380। और अब हम पार्टनर्स के करंट अकाउंट्स में उनको जो शेयर मिला है नेट डिविजिबल प्रॉफिट्स में, सरप्लस के बाद वाले प्रॉफिट्स में, वो हम यहाँ पे प्रेजेंट करेंगे। तो उसका अमाउंट है 6759 फॉर ए, बी का अमाउंट है 4506, और सी का अमाउंट है 2253। इस तरह से जो प्रॉफिट्स थे 13,518 जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किए जाने थे उनको हमने प्रेजेंट कर दिया है यहाँ पे। और लास्ट में यहाँ पे आ जाएगा सरप्लस, जो कि बैलेंस होता है P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट का, और उसका अमाउंट है हमारा 1502। इस तरह से हमारा P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट पूरा बन गया है। टोटल यहाँ पे आ गया हमारा 8780, वही टोटल हम यहाँ पे प्रेजेंट कर देंगे। तो गाइज हमारा ये P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट भी पूरा बन चुका है। अब हम बनाएंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट्स। पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट्स लेजर अकाउंट्स ही होते हैं। हर पार्टनर के लिए ये अकाउंट्स इंडिविजुअली लेजर में सेपरेटली और इंडिविजुअली बनाए जाते हैं, लेकिन एकेडमिक पर्पस के लिए आपको इनको कॉलमनर फॉर्म में बनाना पड़ता है। आपको लेजर का पूरा फॉर्मेट बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप क्लास 11 में ऑलरेडी वो पूरा फॉर्मेट बना चुके हैं। आप सबको पता है कैसे बनाते हैं हम कैपिटल या करंट अकाउंट के फॉर्मेट्स। सबसे पहले हम जो हमें बैलेंसेस दिए गए थे करंट अकाउंट के वो हम लेंगे। ये दोनों तरफ आएंगे, क्योंकि एक पार्टनर का मुझे याद है डेबिट बैलेंस था करंट अकाउंट में। तो आप क्वेश्चन देखें तो इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि ए का करंट अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस है 800 रुपये का, सी का भी क्रेडिट बैलेंस है 300 रुपये का, लेकिन बी का डेबिट बैलेंस है 400 रुपये का। तो इसलिए हमने बी का डेबिट बैलेंस उसके करंट अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा है। अब जो जो भी पार्टनर को दिया जाना है वो हम यहाँ पे पोस्ट करते जाएंगे इंटरेस्ट ऑन लोन के अलावा। कौन सा इंटरेस्ट? वो इंटरेस्ट जो फर्म को देना है उस पार्टनर को जो हमको लिया था। सो रेंट ए को दिया जाना है 48,000 रुपये, इसलिए हम ए के करंट अकाउंट के बैलेंस को 48,000 रुपीज़ से बढ़ा रहे हैं। ये रहा हमारा रेंट का अमाउंट। इंटरेस्ट ऑन लोन पेएबल टू सी ये करंट या कैपिटल अकाउंट में नहीं जाता है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन ये वाला इंटरेस्ट
जो हमें रिकवर करना है पार्टनर बी से, जो हमें लेना है पार्टनर बी से, वो उसके करंट अकाउंट में जाएगा 540 रुपये का। तो वो हम यहाँ पे लेंगे। फिर यहाँ पे आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर ए को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाना है 9,600 का, बी को दिया जाना है 7,200 का, और सी को दिया जाना है 6,000 रुपये का। फिर आ जाएगा सैलरी जो कि बी को दी जानी है। एक बार कंफर्म कर लेते हैं हम, बी को सैलरी दी जानी है 36,000 रुपीज़ की, और सी को कमीशन दिया जाना है 1,255 1,255 का। तो उसको हम यहाँ पोस्ट कर देते हैं। इसके अलावा पार्टनर्स को जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किए हैं वो यहाँ पे आएंगे, जिसके लिए हम यहाँ पे लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ए को प्रॉफिट मिला है 6,759 रुपीज़ का, बी को प्रॉफिट मिला है 406 रुपीज़ का, और सी का प्रॉफिट है 2,253 रुपीज़। डेबिट साइड में ड्राइंग्स आएगा तीनों पार्टनर्स का। ए का ड्राइंग था 2,500 रुपये हर क्वार्टर में, मतलब साल भर का हो गया 10,000। बी का ड्राइंग था 4,500 रुपये हर हाफ ईयर के एंड में, मतलब साल भर का हो गया 9,000, और सी का था 11,000। तो ए का था ड्राइंग्स 10,000, बी का था 9,000 और सी का था 11,000। ये हमने ले लिया। अब इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी आएगा करंट अकाउंट के डेबिट साइड में। $450 फॉर ए, 270 फॉर बी एंड 660 फॉर सी। तो हमने इस करंट अकाउंट में सारी चीज़ें ले ली हैं। इन वजहों से रेंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन और शेयर इन नेट रिजल्ट प्रॉफिट की वजह से पार्टनर्स के करंट अकाउंट के बैलेंसेस बढ़े हैं, और इंटरेस्ट ऑन लोन, ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की वजह से पार्टनर्स के करंट अकाउंट के बैलेंसेस कम हुए हैं। पार्टनर के कैपिटल या करंट अकाउंट के बैलेंस को बढ़ाना मतलब क्रिएट करना, और कम करना मतलब डेबिट करना। तो अब हम फाइनली करंट अकाउंट के बैलेंसेस निकालते हैं। उसके लिए हमें पहले क्रेडिट साइड का टोटल करना पड़ेगा, क्योंकि क्रेडिट साइड ए का जो है वो ज़्यादा है उसके डेबिट साइड से। एक बार जर्नल एंट्री से हम चेक कर लेते हैं कि हमने सारी पोस्टिंग कर दी है कि नहीं कर दी है करंट अकाउंट में। तो हमने सैलरी ले लिया है, कमीशन ले लिया है, नेट रिजल्ट प्रॉफिट्स ले लिया है, आईओडी ले लिया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले लिया है, सी के लोन पे इंटरेस्ट भी ले लिया है, सॉरी बी के लोन पे इंटरेस्ट भी ले लिया है। तो ए का जो टोटल आ रहा है क्रेडिट साइड का वो हो गया 48 और 9 ये हो गया 57 ये 63 64 400
65,159। बी का डेबिट साइड का टोटल आ रहा है, क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है, क्योंकि इसका भी क्रेडिट साइड का टोटल डेबिट साइड के टोटल से ज़्यादा है, तो ये आ रहा है हमारा 36,743, 43 और 447, 47,706। और यहाँ का टोटल डेबिट साइड का सी का टोटल ज़्यादा दिख रहा है बजाय कि उसके क्रेडिट साइड से, तो ये टोटल हम यहाँ लिख देते हैं, ये हो गया 11,660। और ये दो टोटल हम यहाँ पे लिख देते हैं क्योंकि हमें बैलेंसेस निकालने हैं। सी का टोटल हमने यहाँ लिख दिया। सी का डेबिट क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 808 रुपीज़, 9,808 रुपीज़। तो सी के करंट अकाउंट में ईयर एंड पे डेबिट बैलेंस आ गया है, ₹9,808 आया था। सो 11,660 माइनस 9,808, ये हो गया 1,852। ये सी के करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस आ गया ईयर एंड पे। और ए के करंट अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस आ रहा है 65,159 माइनस 10,450, मतलब ये हो गया हमारा 54,709। बी का डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 10,210। सो ये हो जाएगा हमारा 37,210, मतलब ये हो गया 494। $37,496 आ रहा है ये, ठीक है। तो इस तरह से हमने करंट अकाउंट भी बना दिया। यहाँ पे हमें बनाना है सी का लोन अकाउंट, ये भी हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। लेजर अकाउंट है ये। इसमें मैं सिर्फ 4 कॉलम्स ही बना रहा हूँ, पर्टिकुलर्स और अमाउंट के। सी ने जो फर्म को लोन दिया था वो 70,000 रुपये का था, तो ये उसका लोन का बैलेंस हो गया, क्योंकि ये लोन उसने इस साल नहीं पिछले साल दिया हुआ था 1 जनवरी 2020 को। और इस पे जो हमने इंटरेस्ट चार्ज किया है, इंटरेस्ट प्रोवाइड किया है, अमाउंट था हमारा 4,200 6% के रेट से। तो अब जो हमें सी को देना है, ओवरऑल देना बचा है, वो हो गया हमारा 74,200। इस तरह से हमारा पार्टनर सी का लोन अकाउंट भी यहाँ पे बन गया है। तो इस तरह से गाइज हमारा पूरा क्वेश्चन हो चुका है ये। एक बार आप इसको ध्यान से देखिएगा। और जर्नल एंट्रीज, कैलकुलेशंस, P&L, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, करंट अकाउंट कैसे बनाते हैं, इसको अच्छे से समझिएगा। तो इसके साथ हमारा ये क्वेश्चन ख़त्म हो गया। अब इसके बाद हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे सेम चैप्टर से, पार्टनरशिप फंडामेंटल्स से। तो गाइस अब हम ये दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। ये भी क्वेश्चन पार्टनरशिप फंडामेंटल्स का ही है।
और इस क्वेश्चन में दो पार्टनर्स हैं। ये क्वेश्चन बेसिकली इफ़ेक्टिव कैपिटल के बारे में है। तो दो पार्टनर्स हैं एक पार्टनरशिप फर्म में, ए और बी। इनकी कैपिटल के बैलेंसेस 1 अप्रैल 2021 को 2,40,000 और 1,90,000 रेस्पेक्टिवली दिए हुए हैं हमें। अब अकाउंटिंग ईयर 2021-22 में इन पार्टनर्स ने अपने कैपिटल में कुछ चेंजेस किए हैं। पार्टनर ए ने 50,000 रुपये कैपिटल में से निकाले हैं। कब? 1 जुलाई 2021 को। लेकिन 30,000 रुपये फिर कैपिटल उसने इंट्रोड्यूस की है, इन्फ्यूज़ कर दी है 31 अक्टूबर 2021 को। पार्टनर बी ने 90,000 रुपये इन्फ्यूज़ किए हैं, मतलब इंट्रोड्यूस किए हैं कैपिटल में 31 जुलाई 2021 को, और 30,000 रुपये निकाल लिए हैं 1 जनवरी 2022 को। फर्म ने अकाउंटिंग ईयर 2021-22 में प्रॉफिट्स अर्न किए हैं 3,66,000 रुपीज़ के। उनकी पार्टनरशिप डीड के हिसाब से प्रॉफिट्स एंड लॉसेस पार्टनर्स में डिवाइड होते हैं उनके इफ़ेक्टिव कैपिटल के रेशियो में। तो हमें यहाँ पे इफ़ेक्टिव कैपिटल कैलकुलेट करनी है पार्टनर्स की, और फिर प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे हमें दिखाना है फॉर द अकाउंटिंग ईयर 2021-22। तो इस क्वेश्चन को चलिए हम करते हैं। यहाँ पे हम पहले इफ़ेक्टिव कैपिटल निकालेंगे। इफ़ेक्टिव कैपिटल निकालने के लिए मैं टेबल बना रहा हूँ पार्टनर ए के लिए। यहाँ पे इस कॉलम में लिखा मैंने डेट, फिर उसके बाद कैपिटल में अगर कोई प्लस किया है मतलब इन्फ्यूजन किया है तो वो, या फिर विड्रॉल किया है मतलब माइनस किया है कैपिटल में से तो वो। ये करने के बाद कैपिटल का बैलेंस, फिर पीरियड ऑफ कैपिटल, और फिर प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन कैपिटल बैलेंस और पीरियड का। तो 1 अप्रैल 2021 को पार्टनर ए की जो कैपिटल थी वो थी 2,40,000 रुपीज़। ये पार्टनर ए के लिए मैंने टेबल बनाया है। 1 अप्रैल 2021 को उसका कैपिटल का बैलेंस था 2,40,000 रुपीज़ का। फिर उसके बाद उसने 50,000 रुपये अपनी कैपिटल में से निकाल लिए हैं 1 जुलाई 2021 को। तो 50,000 कैपिटल में से कम हो गया, इसलिए मैंने उसको ब्रैकेट्स में दिखाया है। तो अब जो कैपिटल 1 जुलाई 2021 को हो गई है 50,000 निकालने के बाद, वो हो गई है 1,90,000, मतलब 2,40,000 माइनस 50,000। लेकिन उसके बाद में उसने 31 अक्टूबर 2021 को 30,000 रुपये फिर कैपिटल फर्म में लगा दी है, इन्फ्यूज़ किया है। तो 30,000 की कैपिटल यहाँ ऐड हो गई। तो अब उसकी कैपिटल का बैलेंस हो गया 2,20,000। तो इस तरह से पार्टनर ए ने अपनी कैपिटल में चेंजेस किए हैं साल भर में। तो अब हम यहाँ पे पीरियड ऑफ कैपिटल निकाल रहे हैं। ईयर के बिगनिंग में कैपिटल थी 2,40,000 रुपये। वो कैपिटल 2,40,000 कितने पीरियड तक रही? अप्रैल से लेके 1 अप्रैल 2021 से लेके 1 जुलाई 2021 तक रही, मतलब अप्रैल में जून 3 मंथ्स के लिए रही। 1 जुलाई को कैपिटल चेंज हो गई 1,90,000 हो गई। वो 1 जुलाई से लेके 30 अक्टूबर 2021 तक रही, मतलब फॉर द मंथ्स ऑफ जुलाई, अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर, 4 मंथ्स। फिर 2,20,000 की कैपिटल 30 अक्टूबर से लेके 31 मार्च 2022 तक रही, क्योंकि 30 अक्टूबर 2021 के बाद कैपिटल में कोई चेंज नहीं आया है। तो 2,20,000 की कैपिटल फर्म के अंदर इस अकाउंटिंग ईयर 21-22 में 30 अक्टूबर 2021 से 31 मार्च 2022 तक, मतलब नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, मतलब 5 महीनों के लिए रही। तो ये हमने कैपिटल के पीरियड्स निकाल लिए। अब हम इनका प्रोडक्ट करते हैं।
तो यहाँ पे हम 2,40,000 इंटू 3 करेंगे तो ये हमारा आ गया 7,20,000। फिर 1,90,000 इंटू 4 करेंगे तो ये आ गया 7,60,000। और फिर 2,20,000 इंटू 5 करेंगे तो ये हमारा आ गया 11 lakhs। इस तरह से हमने प्रोडक्ट निकाल लिया। अब इन प्रोडक्ट का हम टोटल ले लेंगे तो टोटल हो गया हमारा 14 और 11 25,80,000। ये हमारा टोटल आ गया प्रोडक्ट का। इसके बेसिस पे हम इफ़ेक्टिव कैपिटल निकालते हैं। वो कैसे निकलेगी, जो आपका प्रोडक्ट आया है वो इंटू 1/12, मतलब हम इसको 12 से डिवाइड कर रहे हैं। इस तरीके से हम इफेक्टिव कैपिटल निकालते हैं। तो इफेक्टिव कैपिटल का मतलब वो कैपिटल है जो एक फर्म के अंदर एक अकाउंटिंग ईयर में किसी एक पार्टनर की ऑन एन एवरेज मंथली बेसिस में लगी हुई है। मतलब हर मंथ एवरेज बेसिस पे पार्टनर का कितना कैपिटल फर्म के अंदर लगा है उसी को हम इफेक्टिव कैपिटल कहते हैं। सो ये अमाउंट हमारा हो जाएगा 25,80,000 डिवाइड बाई 12, मतलब 2,15,000 रुपीज़। ये आ गई पार्टनर ए की इफेक्टिव कैपिटल। इसी तरीके से हम पार्टनर बी की भी इफेक्टिव कैपिटल निकालते हैं। तो 1 अप्रैल 2021 को पार्टनर बी की कैपिटल का बैलेंस जो हमें दिया हुआ है वो था 1,90,000। उसके बाद उसने 31 जुलाई को 90,000 रुपये फर्म में इन्फ्यूज़ किए, मतलब कैपिटल अपनी बढ़ाई। तो यहाँ हम ले लेंगे 1,90,000। फिर उसने कैपिटल इंक्रीज़ की है 90,000 की, ये ले लिया हमने। कब की है उसने इंक्रीज़ कैपिटल? 1 जुलाई 2021 को, नहीं सॉरी, वो उसने की है 31 जुलाई 2021 को। और फिर 1 जनवरी 2022 को उसने 30,000 रुपये का विड्रॉल किया है। TCR की यहाँ इसने कैपिटल निकाल ली है। तो ईयर के बिगनिंग में कैपिटल थी 1,90,000, बाद में उसने और फ्रेश कैपिटल इन्फ्यूज़ की है 90,000, तो अब उसकी कैपिटल हो गई 2,80,000। और फिर उसने बाद में 30,000 रुपये कैपिटल में से निकाल लिए, तो अब ये कैपिटल हो जाएगी 2,80,000 माइनस 30,000, मतलब 2,50,000। हम पीरियड कैलकुलेट करते हैं। सो 1,90,000 रुपीज़ की कैपिटल 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 जुलाई 2021 तक रही, मतलब अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने के लिए रही। फिर 31 जुलाई 2021 को कैपिटल हो गई 2,80,000, वो फर्म के अंदर रही 31 जुलाई 2021 से 1 जनवरी 2022 तक, मतलब अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 5 मंथ्स के लिए। और फिर 1 जनवरी 2022 को उसकी कैपिटल हो गई 2,50,000, मतलब कैपिटल हो गई 2,50,000 कितने महीने के लिए? इस ईयर में 3 मंथ्स के लिए, 3 मंथ्स के लिए, जनवरी से 31 मार्च तक। तो अब हम कैपिटल और पीरियड का प्रोडक्ट निकालेंगे। सो 1,90,000 इंटू 4 हमारा हो जाएगा 7,60,000 रुपीज़। ऐसे 280 इंटू 5 हो गया 10 और 4 14 लाख रुपीज़। और 2,50,000 इंटू 3 मीन 7,50,000 रुपीज़। इन प्रोडक्ट्स का हम टोटल लेंगे यहाँ पे, तो ये आ गया हमारा 21, 28, 29,10,000। अब हम इफेक्टिव कैपिटल निकालेंगे पार्टनर ए की, सॉरी पार्टनर बी की। तो यहाँ पे हम लेंगे पहले टोटल ऑफ प्रोडक्ट जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था 29,10,000, उसको डिवाइड करेंगे 12 से। तो ये हमारा अमाउंट आ रहा है 2,42,500। तो इस तरह से हमने दोनों पार्टनर्स, पार्टनर ए और पार्टनर बी की इफेक्टिव कैपिटल निकाल ली। ए की इफेक्टिव कैपिटल आ रही है 2,15,000, वो यहाँ हमने ले लिया है। और बी की इफेक्टिव कैपिटल आ रही है 2,42,500, वो हमने यहाँ ले लिया है। हमको इसका रेशियो निकालना है। तो पहले तो हम जो ज़ीरोज़ हैं वो हटा देते हैं। तो ये हो गया हमारा 2,150 और ये हो गया 2,425।
अब हमें देखना होगा कौन सा लार्जेस्ट नंबर है जिससे दोनों नंबर्स डिवाइड हो जाएं। वो 25 दिख रहा है मुझे यहाँ पे। सो 2150 डिवाइड बाय 25 हमने किया तो आ गया 86, और 2425 डिवाइड बाय 25 किया तो आ गया 97। 86 और 97 किसी भी कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं होते, इसलिए यही हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया। (86:97). तो इस तरह से गाइज हमने इफेक्टिव कैपिटल निकाल ली और उसका रेशियो भी निकाल लिया। अब हमको जो प्रॉफिट्स दिए हुए हैं अकाउंटिंग ईयर 21-22 के 3,66,000, इसको हम डिवाइड कर देंगे इफेक्टिव कैपिटल के रेशियो में। तो ए शेयर इन प्रॉफिट्स हो जाएगा 3,66,000 इंटू 86 डिवाइड बाय सम टोटल ऑफ 86 प्लस some 86 and 97, that is 183. 183 2 होता है 366, मतलब यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा ऊपर 2000 इंटू 86, ये हो गया हमारा 1,72,000। और ऐसे ही हम बी का शेयर निकालें 3,66,000 इंटू 97, ये 97 मैंने यहाँ से लिया है, डिवाइड बाय टोटल ऑफ दीज टू, दैट इज़ 183। तो ये हो गया हमारा 366 डिवाइड बाय 183 2000 इंटू 97, तो ये हो जाएगा हमारा 180 एंड 14 194, सो 1,94,000। इस तरीके से इन दोनों अमाउंट का टोटल जो पार्टनर्स को हमने प्रॉफिट शेयर किया है वो हो गया हमारा 3,66,000। और हमारा यहाँ पे ये क्वेश्चन ख़त्म हो गया, हमने प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है पार्टनर्स में। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया इफेक्टिव कैपिटल हम कैसे निकालते हैं और उसका यूज़ कैसे हो सकता है। तो गाइस ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है पार्टनरशिप फंडामेंटल्स का। इसमें ये क्वेश्चन बेसिकली एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स के बारे में है। आपको पता है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स मतलब प्रॉफिट में से कुछ चीज़ें निकालना या देना। तो अगर प्रॉफिट नहीं होंगे तो हम वो चीज़ें नहीं दे पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे। हम प्रॉफिट्स में से क्या निकालते हैं, हम प्रॉफिट्स में से कुछ हिस्सा अलग करके रख देते हैं जिसको हम कहते हैं रिजर्व्स और सरप्लस, और कुछ हम ओनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अगर पार्टनर्स हैं तो पार्टनर्स में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, अगर एक कंपनी है तो हम शेयर होल्डर्स में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। लेकिन ये तभी हो सकता है रिजर्व्स बनाने का काम और प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट करने का काम जब बिजनेस में एडिक्वेट प्रॉफिट्स हों। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स का मतलब होता है कि जो चीज़ आपको देनी है वो आपको देना ही पड़ेगा, भले ही प्रॉफिट्स हो या ना हो। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स यूजुअली वो एक्सपेंसेस होते हैं जो बिजनेस के रियल बिजनेस एक्सपेंसेस होते हैं, जिन्हें आपको करना ही पड़ता है भले ही आपके बिजनेस में प्रॉफिट्स हो या ना हो। जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन, आपने कोई लोन लिया हुआ है आपके बिजनेस ने तो उसका इंटरेस्ट आपको देना ही पड़ेगा। इसी तरह आपको अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरीज देनी पड़ेगी, रेंट पे करना पड़ेगा अपनी शॉप का या वेयर हाउस का, आपको इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस बिजली का बिल पे करना पड़ेगा। तो ये सारे जो आइटम्स हैं ये हमारे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स कहलाते हैं। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स में रिजर्व्स एंड सरप्लस आते हैं और प्रॉफिट्स का डिस्ट्रीब्यूशन आता है। आपको पता है पार्टनरशिप फर्म्स में, पार्टनरशिप बिजनेसेस में प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कई तरीक़ों से होता है पार्टनर्स के बीच में, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के फॉर्म में हो, चाहे सैलरी के फॉर्म में हो, कमीशन के फॉर्म में हो, और इन सब के अलावा नेट डिविजिबल प्रॉफिट्स के फॉर्म में हो। तो ये क्वेश्चन उसी पे बेस्ड है। तो क्वेश्चन समझते हैं। दो पार्टनर्स है पार्टनरशिप फर्म में ए और बी, और उनकी कैपिटल बैलेंसेस 1 अप्रैल 2021 को हमें 80,000 और 50,000 दी हुई है। अब पार्टनरशिप डीड के हिसाब से पार्टनर्स को अपनी कैपिटल पर इंटरेस्ट मिलना है 10% पर एनम के हिसाब से। इसके अलावा पार्टनर ए को सैलरी मिलनी है 500 रुपये पर मंथ। इसके अलावा पार्टनर बी को कमीशन मिलना है नेट सेल्स पर 2.5% का, और नेट सेल्स अकाउंटिंग ईयर 21-22 की है 2,80,000। इसके अलावा
पार्टनर्स ने ये डिसाइड किया हुआ है कि वो प्रॉफिट्स और लॉसेस को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करेंगे। लेकिन पार्टनरशिप डीड में एक और चीज़ दी हुई है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन को एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स ट्रीट करना है। इसका ये मतलब है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन पार्टनर्स को तभी दिया जाएगा जब देने के लिए देने लायक प्रॉफिट्स हों। अगर प्रॉफिट का अमाउंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन से कम है तो फिर ये तीनों ही चीज़ें नहीं दी जाएंगी। ये होता है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स का मतलब। इसी क्वेश्चन को हमें दोबारा भी करना है। पहले तो हमें इस क्वेश्चन को एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स के हिसाब से करना है और हमें सिर्फ प्रॉफिट्स के डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाना है। प्रॉफिट्स हमें दिए हुए हैं, साल भर के नेट प्रॉफिट्स वो हैं 22,100। इस क्वेश्चन को वापस हमें इसमें एक चीज़ और करनी है कि हमें P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, लेकिन उस समय हमें ये मानना है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन जो है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स हैं, न कि एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। मतलब प्रॉफिट्स हो या ना हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन पार्टनर्स को दिया जाएगा, भले ही वो देने से फर्म में लॉसेस ही क्यों ना हो जाएं। तो हम शुरुआत करते हैं इसकी। सबसे पहले मैं इसका फर्स्ट पार्ट ले रहा हूं जहां पे हमें आईओसी, सैलरी और कमीशन को एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स मान के चलना है। तो पहले हम कैलकुलेट करते हैं कि किस पार्टनर को क्या मिलेगा, कितना मिलेगा। मैंने टेबल बना लिया, यहाँ पे लिखा पार्टनर ए, और यहाँ ले लिया है पार्टनर बी। यहाँ कॉलम है टोटल का। सबसे पहले हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है पार्टनर की कैपिटल पे 10% के हिसाब से। तो ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया 8,000 और बी का कैपिटल हो गया, बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हुआ 5,000। अब इसके अलावा सैलरी दी जानी है पार्टनर ए को 500 रुपये पर मंथ के हिसाब से, मतलब साल भर की हो गई ये 6,000 रुपये। पार्टनर बी को कोई सैलरी नहीं मिलेगी। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया 13,000 और सैलरी हो गई 6,000। फिर कमीशन की भी बात है इस क्वेश्चन में कि पार्टनर बी को नेट सेल्स का 2.5% कमीशन मिलेगा। तो 2,80,000 का 2.5% मतलब हो गया ये हमारा 7,000 रुपीज़। तो ये 7,000 मैंने यहाँ ले लिया। इतना करने के बाद हम देखते हैं कि टोटल कितना हो गया इसका। तो पार्टनर बी को पार्टनर ए को अल्टीमेटली दिया जाना है 8,000 + 6 मतलब 14,000 रुपीज़। पार्टनर बी को दिया जाना है 5 + 7 मतलब 12,000 रुपीज़। इसका मतलब प्रॉफिट में से टोटल 26,000 रुपीज़ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन के फॉर्म में पार्टनर्स को दिया जाना है। लेकिन प्रॉफिट्स यहाँ पे हमारे सिर्फ 22,100 हैं। इसका मतलब हमारे पास एडिक्वेट प्रॉफिट्स नहीं है, क्योंकि 22,100 के प्रॉफिट्स में से हम 26,000 रुपीज़ आईओसी, सैलरी और कमीशन के फॉर्म में अप्रोप्रिएट नहीं कर सकते हैं, राइट। तो अब इस केस में क्या करें, क्योंकि हमें इन तीनों आइटम्स को अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स लेकर चलना है, इसलिए हम इस केस में आईओसी, सैलरी और कमीशन पार्टनर्स को नहीं देंगे, क्योंकि हम दे नहीं सकते हैं। और ऐसे में जो प्रॉफिट्स हैं हमारे, ये हम इन पार्टनर्स के पेएबल्स के रेशियो में डिवाइड कर देंगे। तो हमारा पेएबल्स का जो रेशियो है वो आ गया 14:12 या फिर 7:6। तो आपको ये जो पार्टनर्स को टोटल पेएबल्स थे, इसका रेशियो मैंने निकाला है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो हमारे जो प्रॉफिट्स हैं 22,100, वो हम पार्टनर्स में 7:6 में डिवाइड करेंगे, उनके पेएबल्स के रेशियो में डिवाइड करेंगे।
न कि गिवन 2:1 के रेशियो में डिवाइड करेंगे। सो यहाँ पे ए शेयर इन प्रॉफिट्स 22,100 के हमारे प्रॉफिट्स हैं, ये रहा है 22,100। इसको हम 2:1 में डिवाइड ना करके इसको हम 7:6 में डिवाइड करेंगे। सो इंटू 7 डिवाइड बाय टोटल ऑफ 7 and 6 दैट इज 13, ये हो जाएगा हमारा 11,900 रुपये। और सेम ऐसे ही हम बी का शेयर निकाल लेंगे, 22,100 इंटू 6/13, 6 मैंने यहाँ से लिया है और 13 7 और 6 का टोटल है। सो ये हो गया हमारा 1,02,000 सॉरी 10,200। तो इस तरह से जो पूरा प्रॉफिट था हमारा 22,100 रुपये का, वो हमने पार्टनर्स में डिवाइड कर दिया है। जिसमें ए को मिल गया है 11,900 और बी को मिल गया 10,200। तो आई होप गाइस आपको समझ में आ गया है। यहाँ पे किसी पार्टनर को आईओसी सैलरी या कमीशन नहीं दिया जाएगा क्योंकि हमारे पास इतने प्रॉफिट्स अवेलेबल नहीं हैं और हमें इन तीनों आइटम्स को आईओसी सैलरी और को एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स मानना है। तो ऐसे केस में जब प्रॉफिट्स कम होते हैं तो उन प्रॉफिट्स में से आईओसी सैलरी या कमीशन, वो सारे आइटम्स जिनको एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स ट्रीट किया जा रहा है, वो हम नहीं देते हैं, बल्कि प्रॉफिट्स को हम पार्टनर्स के पेएबल्स के रेशियो में डिवाइड कर देते हैं, जो कि हमारा 7:6 था। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया इस क्वेश्चन का। अब सेकंड पार्ट हमसे बोल रहा है कि हमें पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी और कमीशन को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स ट्रीट करना है। तो बहुत सिंपल है ये, हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। इसका फॉर्मेट मैं पिछले क्वेश्चन से कॉपी कर रहा हूँ। तो यहाँ पे पीएनएल एप्रोप्रिएशन का मैंने फॉर्मेट बना लिया है। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 नेट प्रॉफिट्स हम ले लेंगे 22,100। यहाँ पे आईओडी कुछ भी नहीं है, वो मैंने हटा दिया। यहाँ पे रिजर्व्स भी नहीं है, वो भी मैंने हटा दिए। पार्टनर्स को सरप्लस भी नहीं है कुछ, वो भी मैंने हटा दिया। दो ही पार्टनर्स हैं ए और बी। ए को आईओसी दिया जाना है 8,000 और बी को दिया जाना है 5,000। तो ये 8 और 5 हम यहाँ ले लेंगे, 8,000 और 5,000। टोटल हमारा आईओसी हो गया है 13,000। सैलरी हमें देनी है पार्टनर ए को 6,000 रुपीज़ की और कमीशन देना है बी को 7,000 का, तो वो भी यहाँ पे आ जाएगा। कमीशन आ गया बी को। अब जो हमारा डेबिट साइड का टोटल आ रहा है वो आ रहा है 13 + 6 9 19 19 26,000। क्रेडिट साइड का टोटल इससे कम है, इसलिए डेबिट साइड का टोटल हम दोनों साइड टोटल के कॉलम में लिख देंगे। और 26,000 माइनस 22,100 मतलब यहाँ पे हमारा जो नेट डिविजिबल लॉस है वो आ गया है 3,900 रुपये। और ये पार्टनर्स में डिवाइड होगा उनके गिवन रेशियो में, और वो रेशियो हमको दिया हुआ है एज पर पार्टनरशिप डीड 2:1 का।
सो 2:1 में हम 3900 को डिवाइड करेंगे। सो 3900 डिवाइड बाई 1300, 1300 इंटू 2 2600 हो गया, और 1300 इंटू 1 1300 हो गया। तो इस तरह से ये हमने पार्टनर्स में 3900 रुपीज़ का लॉस या नेट डिविजल लॉस उनके गिवन रेशियो 2:1 में डिवाइड कर दिया है, राइट। क्योंकि इन तीनों आइटम्स को हमें चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स लेना था, ट्रीट करना था, इसलिए आप चाहें तो ये सारी चीज़ें आप P&L अप्रोप्रिएशन में बनाने के बजाय या P&L अप्रोप्रिएशन में प्रेजेंट करने के बजाय P&L अकाउंट में भी कर सकते हैं, क्योंकि P&L अकाउंट में हम सारे वो आइटम्स लेते हैं जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स होते हैं। लेकिन क्योंकि हमें अकाउंट बनाने का स्पेसिफिकली कहा गया था, इसलिए मैंने यहाँ पे P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया है। तो इसके साथ हमारा ये क्वेश्चन भी ख़त्म हो गया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। चलिए दोस्तों, हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन पार्टनरशिप फंडामेंटल्स का है ये क्वेश्चन में आपका गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट्स और पास्ट एडजस्टमेंट्स दोनों एक साथ कवर हो रहे हैं। इसी तरह से इस क्वेश्चन को मैंने डिज़ाइन किया है। क्वेश्चन को समझते हैं। 3 पार्टनर्स एक पार्टनरशिप फर्म में A, B और C, और उनकी कैपिटल 1 अप्रैल 2021 को 50,000, 40,000, 30,000 रुपीज़ हमें दी गई है। उनकी पार्टनरशिप डीड के हिसाब से पार्टनर्स को अपने कैपिटल पे 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट मिलना है। B को सैलरी मिलनी है 300 रुपये पर क्वार्टर। C को कमीशन मिलना है नेट सेल्स पे 1% के रेट से। प्रॉफिट्स डिवाइड कर रहे हैं पार्टनर्स प्रॉफिट्स और लॉसेस 3:2:1 के रेशियो में। इसके अलावा C को मिनिमम प्रॉफिट्स ₹4,000 की गारंटी दी गई है, और ये गारंटी A और B ने दी है। ये 4,000 के प्रॉफिट्स एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हैं, मतलब इस 4,000 का कैलकुलेशन करते समय हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कंसीडर नहीं करेंगे। और अगर इस 4,000 में कोई डेफिशिएंसी होती है तो उस डेफिशिएंसी को A और B 2:1 के रेशियो में कंपनसेट करेंगे। अगर क्वेश्चन में ये रेशियो कंपनसेशन का नहीं दिया होता है तो फिर उस केस में जो भी म्यूचुअल रेशियो होता है पार्टनर्स का उसको हम लेते हैं। जैसे यहाँ पे A और B का म्यूचुअल रेशियो 3:2 है, तो उस रेशियो में हम डेफिशिएंसी को लेते। लेकिन यहाँ पे क्योंकि स्पेसिफिकली हमको दिया हुआ है कि डेफिशिएंसी को किस रेशियो में कंपनसेट करना है पार्टनर्स A और B के द्वारा, तो हम यहाँ पे 2:1 रेशियो का यूज़ करेंगे। इसके अलावा A ने B को भी गारंटी दी हुई है मिनिमम प्रॉफिट्स 5,000 रुपये की, जो कि बिना सैलरी के है, जिसमें सैलरी इंक्लूडेड नहीं है। प्रॉफिट्स फॉर द अकाउंटिंग ईयर 21-22 जो थे वो 17,900 हैं, और नेट सेल्स 2 लाख रुपीज़ की हुई है। अब पार्टनर्स ने यहाँ पे कुछ गलतियाँ की हैं। उन्होंने क्या किया है, उन लोगों ने मिस्टेकनली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% से चार्ज कर दिया है, और इसके अलावा डेफिशिएंसी जो सी के गारंटीड प्रॉफिट्स में थी उसको A और B ने कंपनसेट किया खुद के म्यूचुअल रेशियो मतलब 3:2 में, जबकि करना चाहिए था उनको 2:1 में। तो हमें यहाँ पे P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है जैसा कि फर्म ने बनाया था गलतियों के साथ, और साथ में हमें एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है अकाउंटिंग में जो भी लैप्स हुआ उसके लिए। यहाँ पे अभी मैं फ़िलहाल P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बना रहा हूँ, आपको सीधे एडजस्टमेंट बता रहा हूँ जो अब ज़रूरत है करने की, क्योंकि उन्होंने गलतियाँ की है इसके लिए। तो मैं अपना सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। तो ये मैंने ले लिया 3 पार्टनर्स A, B और C, और यहाँ ले लिया टोटल, ये सब रुपीज़ में है। अब उन्होंने प्रॉफिट्स के साथ और बाकी एप्रोप्रिएशन में क्या किया हम उसकी बात करते हैं पहले। तो ये दरअसल हमारा डिड वाला पोर्शन है जो पार्टनर्स ने किया है। तो उन्होंने क्या किया है, अपनी कैपिटल पे इंटरेस्ट जो है वो 6% के बजाय उन्होंने 8% से दे दिया है। तो इस तरह से A को इंटरेस्ट मिला है 8% ऑफ 50,000 मतलब 4,000 रुपये। B को मिला है 8% ऑफ 40,000 मतलब 3,200, और
सी को मिला है 8% ऑफ 30,000 मतलब 2,400 रुपीज़। तो IOC जो दिया गया है वो है 4,000, 3,200 और 2,400 रुपीज़ 8% के रेट से, एट द रेट ऑफ 8%। तो इस तरह से टोटल IOC जो दे दिया गया है वह 7,299,9,600 रुपये का, राइट। इसके अलावा पार्टनर बी को सैलरी दी गई है 300 रुपये पर क्वार्टर, मतलब साल भर की हो गई 1,200 रुपये। तो टोटल सैलरी का अमाउंट हो गया 1,200। पार्टनर सी को 1% का कमीशन दिया गया है नेट सेल्स पे, और नेट सेल्स का अमाउंट हमें दिया हुआ है यहाँ क्वेश्चन में, वो है 2 lakhs। तो इसका 1% हो गया 2,000 रुपीज़, कमीशन एट द रेट ऑफ 1%। ये 2,000 मैंने यहाँ पे ले लिया। प्रॉफिट्स फर्म के जो थे वो हैं 17,900 रुपीज़। तो इस प्रॉफिट्स को पार्टनर्स ने डिवाइड किया है अपने गिवन रेशियो 3:2:1 में। पहले हम वो देखते हैं करके। तो प्रॉफिट्स जो हमारे बचेंगे, अब ये टोटल हमारा अभी तक जो अमाउंट आया है वो आ गया है 2,000 यहाँ पे। तो टोटल जो पेएबल्स हैं पार्टनर्स को जो दिए गए हैं वो है टोटल मिला के 12,800 रुपये। सो नेट डिविजिबल प्रॉफिट्स हमारे आ गए 17,900 जो कि हमारा प्रॉफिट था, नेट प्रॉफिट, माइनस 12,800 क्योंकि इस 17,900 के प्रॉफिट में से IOC सैलरी और कमीशन पार्टनर्स को दिया गया है। तो ये हमारा अमाउंट हो गया 5,100 रुपये। इसको हम 3:2:1 में डिवाइड करेंगे, जो कि उनका गिवन रेशियो है 3:2:1। तो ए को मिल जाएगा 2,550, बी को मिल जाएगा 1,700 और सी को मिल जाएगा, सॉरी, बी को मिल जाएगा 850। तो इस तरह से हमने 5,100 जो हमारा प्रॉफिट, नेट डिविजिबल प्रॉफिट था, उसको 3 पार्टनर्स में डिवाइड कर दिया है। 2,550 प्लस 1,700 मतलब हो गया 4,250, 4,250 प्लस 850 हो गया हमारा 5,100। अब हम गारंटी वाला पोर्शन है उसको चेक करते हैं। सी को गारंटी दी गई थी प्रॉफिट्स की 4,000 रुपये की, एक्सक्लूडिंग हिज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल छोड़ के सी को जो अमाउंट मिलना चाहिए था वो था 4,000 रुपये, लेकिन उसको अभी मिल रहा है 2,000 प्लस 850। मतलब सी के प्रॉफिट्स में जो डेफिशिएंसी है वो है 4,000 माइनस 2,000 माइनस 850। IOC को छोड़कर, और वो अमाउंट हमारा हो गया है 1,150। 4,000 माइनस 2,000
850 मतलब 1150। इस डेफिशिएंसी को पार्टनर्स को डिवाइड करना चाहिए था 2:1 के रेशियो में, पर उन्होंने उसको डिवाइड कर दिया है। ए और बी ने उसको कंपनसेट किया है अपने खुद के म्यूचुअल रेशियो मतलब 3:2 में। सो उन्होंने क्या किया वो वाला पोर्शन अभी हम कर रहे हैं यहाँ पे, इसलिए मैंने यहाँ पे डिड लिखा है। तो 1150 में से ए ने जो सी को कंपनसेट किया है वो है 1150 इंटू 3/5, क्योंकि 3:2 के रेशियो में उन लोगों ने कंपनसेट किया है। तो ये अमाउंट हमारा हो जाता है 690। ये ए के प्रॉफिट में से 690 कम हो गया, इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट्स में लिखा है। और ये 690 कैसे आया उसका कैलकुलेशन मैंने यहाँ पे लिखा है। और बी ने कंट्रीब्यूट किया है या कंपनसेट किया है 1150 इंटू 2/5, मतलब ये हो गया हमारा 460 रुपीज़। तो इस तरह से सी को 1150 जो उसकी डेफिशिएंसी थी उसको दे दिया गया है। तो ये पार्टनर्स ने ऐसा किया यहाँ पे, हालांकि इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर अभी हम वो देख रहे हैं कि जो पार्टनर्स ने किया है। अब इसके बाद एक और गारंटी दी गई है जो ए ने दी है बी को, कि बी का प्रॉफिट बी की सैलरी को छोड़ के 5,000 रुपये से कम नहीं होगा, और अगर कुछ कम होगा तो उसकी डेफिशिएंसी ए बियर करेगा। तो हम बी का अब देखते हैं बी को कितना मिल रहा है सैलरी को छोड़ के। तो 3,200 यहाँ पे आ गया बी के पास, 1,700 यहाँ पे आ गया, ये हो गया 4,900। लेकिन 4,900 में से 460 रुपये चले गए, तो यहाँ पे डेफिशिएंसी है बी के प्रॉफिट शेयर में। 5,000 को उसको प्रॉफिट गारंटी किया गया था, उसमें से हमने 3,200 आईओसी के लेस कर दिए, 1,700 नेट यूजुअल प्रॉफिट के लेस कर दिए, और ये 1,700 का अमाउंट कम हो जाएगा हमारा 460 के अमाउंट से जो बी ने सी की तरफ कंपनसेट किया है। तो इस हिसाब से जो डेफिशिएंसी आ रही है टोटल वो आ रही है 5,000 माइनस 3,200, ये हो गया हमारा 1,800 रुपीज़। 1,800 माइनस 1,240, सो 1,800 माइनस 1,240 मतलब 560 रुपीज़ की डेफिशिएंसी यहाँ पे आ गई है। तो ये 560 रुपीज़ ए कंट्रीब्यूट करेगा टूवर्ड्स बी। आई होप आपको यहाँ तक सारे कैलकुलेशन समझ में आ गए हैं, क्योंकि बी को गारंटी किया गया था प्रॉफिट्स 5,000 रुपये का मिनिमम प्रॉफिट्स बी की सैलरी को इंक्लूड नहीं करके। तो बी को सैलरी के बिना मिल रहा है 3,200 का आईओसी, 1,700 रुपीज़ का शेयर इन नेट यूजुअल प्रॉफिट्स, ये हो गया 4,900। लेकिन 4,900 में से 460 उसने सी को दे दिए हैं, तो उसके पास बचता है 4,440, मतलब 560 रुपीज़ की डेफिशिएंसी आ गई यहाँ पे। तो इस डेफिशिएंसी को ए ने यहाँ से मीट कर दिया है। तो इस तरीके से पार्टनर्स ने पूरे प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया। तो हम देखते हैं कि नेट ए के कैपिटल में कितना चेंज आया इन सब की वजह से। तो ए की कैपिटल इंक्रीज़ हुई है 4,000 रुपीज़ से आईओसी की वजह से, फिर 2,550 रुपीज़ से नेट यूजुअल प्रॉफिट की वजह से। तो ये मिला के हो गया 6,550। 6,550 में से 690 और 560 हम माइनस कर देंगे। 690 प्लस 560 हमारा अमाउंट होता है 1,250। सो 4,000 प्लस 2,550 मतलब ये हो गया 6,550 माइनस 1,250,
मतलब 5300 रुपीज़। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ इसको कैलकुलेटर से। सो 4000 प्लस 2550 माइनस 690 माइनस 560 इज़ यस 5300। इतना ए के कैपिटल में एक्चुअली में इंक्रीज़ हुआ है। बी कैपिटल में क्या चेंजेस हुए हैं? बी कैपिटल इंक्रीज़ हुई है 3200 से, फिर 1200 से मिला के हो गया 4400, फिर 1700 से मिला के हो गया 6100, 6100 में से 460 चला गया और 560 आ गया, मतलब अल्टीमेटली इसकी कैपिटल 6200 से इंक्रीज़ हुई है। सी कैपिटल की बात करें तो 2400 यहाँ से आया, सी के पास आईओसी से 2000 कमीशन आया, हो गया 4000 और 850 नेट रिजल्ट प्रॉफिट आया, तो ये हो गया 4400 प्लस 850 मतलब 5250 और 5250 में 1150 और ऐड हुआ, मतलब ये हो गया हमारा 6400। सो नेट चेंज इन कैपिटल तीनों पार्टनर्स का इतना हुआ है। ये हमने कर लिया डेट पोर्शन, लेकिन अब हम बात करेंगे पार्टनर्स को अल्टीमेटली करना क्या चाहिए था। तो उसके लिए मैं अलग से यहाँ पे टेबल बना रहा हूँ। ये हो गया शुड पोर्शन मीन्स दिस इज व्हाट पार्टनर्स शुड हैव डन। आईओसी में उन्होंने कोई गलती नहीं की, सैलरी में कोई गलती नहीं की, कमीशन में कोई गलती नहीं की, नेट डिविजिबल प्रॉफिट में उन्होंने कोई गलती नहीं की है। नहीं, आईओसी में गलती की, आईओसी उनको 6% से लेना चाहिए था। सो 6% 50,000 का हो गया 3000, उसके बाद 2400 और फिर उसके बाद 1800। सो 3000 1800 सॉरी 2400 और फिर 1800। ये पार्टनर्स को मिलना चाहिए था आईओसी 6% के हिसाब से, लेकिन सिक्स परसेंट के हिसाब से आईओसी मतलब हो गया यहाँ पे 3000 2400 और 1800। 3000 2400 और 1800 ये तीनों अमाउंट मिला के हो गए हमारे 7200। सैलरी में कोई गलती नहीं की है, कमीशन में भी कोई गलती नहीं की है, तो ये टोटल अमाउंट जो हमारा पेएबल्स का आईओसी सैलरी और कमीशन का मिला के हो गया वो हो गया 8400 और 2000 मतलब 10400। तो प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बचे हैं वो है 17,900 जो हमारा नेट प्रॉफिट था माइनस 10,400, तो ये अमाउंट हमारा हो गया 7,500। 7,500 को 3:2:1 में डिवाइड करना है, तो यहाँ आ जाएगा 3,750। यहाँ आ जाएगा 2,500 और यहाँ आ जाएगा 1,250। तो इस तरह से प्रॉफिट्स उनको ऐसे डिवाइड करना चाहिए था, क्योंकि प्रॉफिट्स का अमाउंट था 7,500। मैं नेट डिविजिबल प्रॉफिट्स की बात कर रहा हूँ। अब हम देखते हैं एक्चुअल क्या डेफिशिएंसी और क्या और कौन उस डेफिशिएंसी को कंपनसेट करेगा। तो पहले हम बात करते हैं सी की। सी को आईओसी छोड़कर जो मिलना चाहिए था प्रॉफिट वो है 4,000 रुपये, और अगर कोई डेफिशिएंसी होती है उसमें तो ए और बी उसको कंपनसेट करेंगे 2:1 के रेशियो में। तो आईओसी को छोड़कर सी को मिल रहा है कमीशन 2,000 और शेयर इन नेट डिविजिबल प्रॉफिट 1,250 मतलब 3,250 मिल रहा है, मतलब उसकी जो डेफिशिएंसी है वो है 750 रुपीज़ की। 4,000 माइनस 2,000 माइनस 1,250। इसको
ए और बी कंपनसेट करेंगे 2:1 के रेशियो में, मतलब ए कंपनसेट करेगा 500 रुपीज़ और बी कंपनसेट करेगा 250, और इस तरह से 750 रुपीज़ सी को मिल जाएंगे। ये होने के बाद अब हम बात करते हैं बी की सैलरी को छोड़ के उसको मिलना चाहिए 5,000 रुपये का प्रॉफिट। सो 5,000 माइनस 2,400 माइनस 2,500 माइनस 250, तो ये हमारा अमाउंट हो गया 350 रुपीज़ का। 5,000 में से 2,400 गए, बचे 2,600। 2,600 माइनस 2,250 इज़ 350 विच इज़ द जो हमारा बी के में डेफिशिएंसी है। तो 350 रुपीज़ ए कंट्रीब्यूट करेगा टूवर्ड्स बी। तो इस तरह से अब तीनों पार्टनर्स के कैपिटल में क्या चेंज आया है, नेट चेंज, वो हम देखते हैं। ए की कैपिटल 3,000 से इंक्रीज़ हो गई है, फिर 3,750 से इंक्रीज़ हो गई है, मिला के हो गई 6,750। इसमें से 500 लेस हुआ तो ये हो गया 6,250। 6,250 माइनस 350 मतलब ये हो गया 5,900। तो ए की कैपिटल इतने से इंक्रीज़ होनी चाहिए थी। हम बी की बात करते हैं। बी कैपिटल इंक्रीज़ हुई है 3,600 रुपीज़ से, फिर प्लस 2,500 मतलब 6,100। 6,100 में से 250 गए सी की तरफ और उसको 350 मिले बी को ए से। सो अल्टीमेटली हमारा ये अमाउंट हो गया 6,100 प्लस 100 दैट इज 6,200। मतलब बी के प्रॉफिट शेयर में कैपिटल में कोई भी बी कैपिटल में 6,200 का नेट चेंज पॉजिटिव चेंज आना चाहिए था और वैसा ही हुआ है। तो बी कैपिटल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। सी की बात करते हैं। सी की कैपिटल इंक्रीज़ हुई है 3,800 से, फिर 1,250 और आ गए, इसमें मतलब 5,050 हो गए, फिर 750 रुपीज़ और आ गए तो 5,800 हो गए। तो इसका मतलब सी कैपिटल 5,800 से इंक्रीज़ होनी चाहिए थी। सो ये हमारा शुड पोर्शन आ गया जो पार्टनर्स को करना चाहिए था। जो डिड पोर्शन है उसको मैं इसके नीचे ही लिख रहा हूँ। ये ऐसा पार्टनर्स ने किया जबकि ऐसा उनको करना चाहिए था। इसमें अमाउंट आ रहा है हमारा 5,300, 6,200, 6,400। इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वापस। तो शुड और डिड में जो डिफरेंस है उससे हम जर्नल एंट्रीज पास कर सकते हैं। बी कैपिटल इंक्रीज़ होनी चाहिए थी 5,900 से, पर इंक्रीज़ हुई है बुक्स में 5,300 से। तो हम बी कैपिटल को 600 रुपीज़ से बढ़ा देंगे, मतलब ए की कैपिटल को 600 रुपीज़ से बढ़ा देंगे, मतलब ए कैपिटल को 600 रुपीज़ से क्रेडिट कर देंगे। इसके में कोई चेंज नहीं आया है क्योंकि इसकी कैपिटल बढ़नी चाहिए थी 6,200 रुपीज़ से बी कैपिटल, जबकि और बढ़ी भी है 6,200 रुपीज़ से। सी कैपिटल बढ़नी चाहिए थी 5,800 रुपीज़ से, पर बढ़ा दी गई है 6,400 से। तो 600 रुपीज़ इसकी कैपिटल को हम कम कर देंगे। तो यहाँ पे जो हमारी एडजस्टमेंट एंट्री पास होगी वो हो जाएगी C's capital account debit with 600 to A's capital account। इस तरह से हमने सी कैपिटल को 600 से कम कर दिया और ए की कैपिटल को 600 से बढ़ा दिया। इस क्वेश्चन का जो इम्पोर्टेंट पोर्शन था जिसमें हमें एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी थी बिकॉज ऑफ मिस्टेक्स डन बाय पार्टनर्स, वो हमने कर दिया है। यहाँ पे P&L अप्रोप्रिएशन बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आई बिलीव कि वो आप आराम से खुद बना सकते हो। तो दोस्तों इसके साथ हमारा ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो
इसके क्वेश्चंस पसंद आए हों, मेरे सॉल्यूशन का तरीका आपको पसंद आया हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको और भी ऐसी एडवांस क्वेश्चंस, मास्टर क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। क्लास 12th अकाउंट्स के, क्लास 11th अकाउंट्स के, क्लास 12th और 11th इकोनॉमिक्स के। धन्यवाद।